हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? मजे में सब। आज आप एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक बात आप सबको पता है कि इनकम टैक्स में इनकम का मतलब क्या है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। अगर इनकम टैक्स एक पॉजिटिव इनकम पर आपसे टैक्स लेता है ना, तो निगेटिव इनकम को एडजस्ट करने भी देता है। यानी अगर पॉजिटिव इनकम अंडर कंसिडरेशन है तो निगेटिव इनकम भी अंडर कंसिडरेशन है, राइट? तो व्हाट इज द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड? कि अगर आपको कहीं लॉस हुआ है तो आपके जो पॉजिटिव इनकम है, राइट, कोई प्रॉफिट हुआ है तो उससे लॉस को एडजस्ट कर दिया जाएगा और फिर आपकी जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास किसी एक सोर्स ऑफ इनकम से पॉजिटिव 5 लाख रुपए है और किसी दूसरे से निगेटिव इनकम आ रही है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का घाटा हो गया किसी दूसरे सोर्स में, तो आपकी जो नेट इनकम होगी वो कितनी होगी? 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख रुपए, राइट? यही है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लॉसेस अगर करंट ईयर में एडजस्ट आप नहीं कर पाते हो तो हम उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगले साल ले जाते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे ले जाते हैं और एडजस्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस इन द ईयर ऑफ लॉस। जिस साल आपको घाटा हुआ है उसी साल उस घाटे को एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया सेट ऑफ। और फिर दूसरा वर्ड क्या था? एंड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया, राइट, बिकॉज दूसरी कोई पॉजिटिव इनकम थी ही नहीं, तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉस जो इतना था वो बड़ा था, करंट ईयर में पॉजिटिव इनकम थी लेकिन वो बहुत कम थी, तो हम पूरा लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे ले जाएंगे और आने वाले सालों में आप उसे एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। चलिए शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इनफैक्ट देखिए, यहां पे दो वर्ड आ गया, एक तो हो गया सेट ऑफ और दूसरा हो गया कैरी फॉरवर्ड। और ये लॉसेस दोनों के लिए ये वर्ड है, मतलब सेट ऑफ लॉसेस पढ़ना है आपको एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ना है। यू हैव अंडरस्टूड हाउ इज इट रिटन? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब सेट ऑफ लॉसेस इज वन थिंग, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज अनदर थिंग। ठीक है, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्टमेंट। आप भी लिखिए मेरे साथ, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस इन द ईयर ऑफ लॉस। इसका मतलब समझे, जिस साल घाटा हुआ है उसी साल वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा, उसी साल के दूसरे किसी प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। हाँ, कैरी फॉरवर्ड का मतलब सिर्फ कैरी फॉरवर्ड नहीं है कि अगले साल कैरी कर ले जाइए लॉस को, कैरी करके सेट ऑफ कर दीजिए, ये मतलब है कैरी फॉरवर्ड का। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ? एडजस्टमेंट ऑफ लॉस इन सब्सीक्वेंट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट बात, एक बात बताइए, करंट ईयर में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो भी क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम एडजस्टमेंट ना करें, हम सेट ऑफ ना करें और कैरी फॉरवर्ड कर ले जाए, अगले साल एडजस्ट कर ले? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैरी फॉरवर्ड इज अवेलेबल ओनली इफ सेट ऑफ हैज बीन डन। मतलब सेट ऑफ आपने किया लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, अगर आपने सेट ऑफ अवेल नहीं किया तो कैरी फॉरवर्ड विल नॉट बी अवेलेबल। मैं समझाता हूं इस बात को। इफ सेट ऑफ नॉट अवेल्ड, कैरी फॉरवर्ड कैन नॉट बी डन। समझाता हूं इसका मतलब। ईयर 1 में मेरे पास इनकम ए है, इनकम बी है। ठीक है, इनकम ए कितनी है? 5 लाख रुपया। इनकम बी है -3 लाख रुपया। ठीक है, ईयर 2 में
ईयर 2 में मेरे पास इनकम ए कुछ नहीं है, बी है 6 लाख रुपया। ठीक है, सेट ऑफ क्या होता है? अगर ईयर 1 में ही ये जो -3 लाख रुपए है इनकम बी, ये मैं एडजस्ट कर देता हूं ईयर 1 में ही इनकम ए 5 लाख वाली से, तो इसे कहा जाएगा सेट ऑफ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये सेट ऑफ यहां से ना करके कहां से सेट ऑफ करूं, ईयर 2 के 6 लाख रुपए वाली बी इनकम से सेट ऑफ कर दूं, एडजस्ट कर दूं, तो इसे कहा जाएगा कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ। राइट, इसे कहा जाएगा कैरी फॉरवर्ड। लेकिन क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हमने सेट ऑफ नहीं किया? नहीं, आप चाह के भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दिस कैरी फॉरवर्ड नॉट पॉसिबल, कैरी फॉरवर्ड नॉट पॉसिबल। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, ये सेट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि सेट ऑफ अवेलेबल है। अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है तभी कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर लिख लेंगे आप, लिखिए, अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है, अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है तभी कैरी फॉरवर्ड होगा। एकदम बहुत सिंपल बात, समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब दूसरी चीज, मान लेते हैं कि इनकम बी का घाटा इनकम ए से एडजस्ट हो ही नहीं सकता, लॉ कहता है ये हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे हम? तो हम ये कहेंगे कि सेट ऑफ नहीं किया इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? नहीं भाई, हो ही नहीं सका ना, हमने तो किया ना। इफ पॉसिबल, इफ सेट ऑफ इज पॉसिबल यू हैव टू डू सेट ऑफ, इफ सेट ऑफ इज पॉसिबल यू हैव टू डू सेट ऑफ। ठीक है, और उसके बाद भी अगर बच जाता है तो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अंडरस्टूड? अब यहीं पे मान लेते हैं इनकम ए होती -5 लाख रुपए और बी पॉजिटिव इनकम होती 3 लाख रुपए, तो 3 ही लाख सेट ऑफ हो पाता, 2 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाता। चलिए समझाते हैं इसको। ईयर 1 इनकम ए -5 लाख, इनकम बी पॉजिटिव 3 लाख। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? सेट ऑफ होगा, इसका सेट ऑफ होगा 3 लाख। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सेट ऑफ होगा 3 लाख और कैरी फॉरवर्ड होगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए अगले साल एडजस्ट होगा, इस बार 3 ही लाख एडजस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव इनकम 3 ही लाख है ना, तो जितना है उतना एडजस्ट हो जाएगा। और ग्रॉस टोटल इनकम इस साल की कितनी हो जाएगी? ईयर 1 की जीटीआई हो जाएगी निल, इस बार की इनकम नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलिए सेट ऑफ के लिए जो जनरल रूल है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, वो मैं आपको लिखवाता हूं। हालांकि जब आप यहां पढ़ेंगे मुझसे तो आप देखेंगे हर इनकम के लिए कुछ कुछ डिफरेंट रूल है, लेकिन एक जनरल रूल क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं, ताकि हमको हर जगह बस ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, अच्छा यहां पे ये वेरिएशन है, तो बस हम वेरिएशन को ध्यान रखें। जनरल रूल सेट ऑफ का, कैरी फॉरवर्ड का क्या है कि कैसे एडजस्ट होगा, कितना एडजस्ट होगा, राइट, क्या साल तक एडजस्ट हो सकता है, तो इसका एक जनरल रूल पहले अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए, हेडिंग दीजिए आप भी, जनरल रूल फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। नंबर 1, सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड। जब सिर्फ सेट ऑफ लिख रहा है तो इसका मतलब इन द ईयर ऑफ लॉस की बात हो रही है। सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड, सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड का मतलब समझे? जैसे हाउस प्रॉपर्टी में ही मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। भाई 2 मकान किराए पे है, एक का पॉजिटिव इनकम आ रहा है, एक निगेटिव इनकम आ रहा है, क्या आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? आंसर इज यस, सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड पॉसिबल है। जैसे बिजनेस में 2 बिजनेस है मेरे, राइट, तो क्या बिजनेस 1 का घाटा बिजनेस 2 के फायदे से एडजस्ट हो जाएगा? आंसर इज यस, यही कहना चाह रहे हैं। सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड, यस। सेट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट हेड, भाई दूसरे हेड से कर सकते हैं क्या? मतलब हाउस प्रॉपर्टी का पीजीबीपी से कर सकते हैं, पीजीबीपी का हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सेट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट हेड, आंसर इज यस, दूसरे हेड से भी हो जाता है। तीसरी बात, अच्छा अब कैरी फॉरवर्ड करके जब सेट ऑफ करेंगे तो
कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। अभी तक हम लॉ किसके लिए बता रहे थे आपको? सेट ऑफ के लिए, सेट ऑफ के लिए, सेट ऑफ के लिए। अब हम बता रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए, मतलब कैरी करके आगे ले गए और सेट ऑफ करना चाहते हो। फ्रॉम सेम हेड पॉसिबल है? आंसर इज यस। यानी हाउस प्रॉपर्टी का घाटा इस साल का अगले साल के हाउस प्रॉपर्टी के फायदे से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट हेड। नो, यही बात ध्यान रखनी है। देखिए, करंट ईयर का अगर घाटा है तो सेम हेड से भी एडजस्ट हो जाता है, दूसरे हेड से भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अगले साल ले जाके सेम हेड से ही एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा अगले साल। ये बात समझ में आई? जैसे इस बार पीजीबीपी का घाटा है, ठीक है, तो हम पीजीबीपी का घाटा है, क्या इस बार हम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, अदर हेड से हो जाता है एडजस्ट। लेकिन यही पीजीबीपी का घाटा हम कैरी फॉरवर्ड करके ले गए तो क्या अगले साल हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं, नेक्स्ट ईयर सेम हेड से एडजस्ट हो सकता है। यानी अगले साल अगर बिजनेस में फायदा है तब तो आप एडजस्ट कर लीजिए, और नहीं तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? क्योंकि भाई अगले साल जाके दूसरे हेड से तो एडजस्ट होगा नहीं, सेम हेड से ही होगा। तो मान लीजिए सेम हेड में नहीं प्रॉफिट था, तो फिर आप क्या करें? और कैरी फॉरवर्ड कीजिए। कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? टाइम लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स, जनरली 8 साल का समय होता है। ठीक है, अच्छा, क्या ये मैं बात जो बता रहा हूं ये सारे हेड के लॉसेस के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ये जनरल लॉ बता रहा हूं। हर जगह कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी, कहीं कहीं आप देखेंगे 8 साल नहीं, ये 4 ही साल है, तो भाई हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे यहां पे ये बात डिफरेंट है। इसलिए एक बार जनरल रूल तैयार कर रहे हैं कि भाई सभी हेड के लिए नॉर्मली यही रूल है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, तो वेरिएशन है वो फोकस कर लेंगे। तो हर जगह एक नॉर्मल रूल है कि भाई करंट ईयर में सेम हेड से एडजस्ट होगा, दूसरे हेड से भी एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सेम हेड से एडजस्ट होगा, लेकिन दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा, और 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेगा। 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेगा, इसका मतलब क्या है? टोटल एडजस्टमेंट का टाइम 9 बार होता है, 9 बार एडजस्टमेंट करने मिल जाता है मैक्सिमम। कैसे? मैंने कहा कैरी फॉरवर्ड के लिए 8 साल मिलता है, इसका मतलब जिस साल घाटा हुआ उस साल भी तो आप एडजस्ट कर पाते हो ना। तो एक मौका आपको क्या कब मिला? जिस साल घाटा हुआ उस बार एडजस्ट करने का, और आपको 8 बार कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। यानी कितने मौके मिले आपको एडजस्टमेंट के ऑफ लॉस? 9 बार। ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे कि कैरी फॉरवर्ड का समय होता है 8 साल, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कितने मौके मिलते हैं एडजस्ट करने के, तो आप 8 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 9 मौके मिलते हैं एडजस्ट करने के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6वां पॉइंट। अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न समय पे जमा होना बहुत जरूरी है। तो आरओआई, आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट टू कैरी फॉरवर्ड। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है घाटा, अगले साल एडजस्ट करना है घाटा, तो इस साल की रिटर्न समय पे जमा होनी चाहिए। मतलब अगर रिटर्न समय पे जमा हुई है तो उस रिटर्न में जो घाटा है, अगर रिटर्न समय पे जमा हुई है तभी घाटा कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, अगर रिटर्न हम लेट जमा करते हैं, जैसे आप अभी ये सब जानते नहीं हो, रिटर्न की सही समय तो जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि रिटर्न लेट भी जमा हो सकती है, उसे कहा जाता है बिलेटेड रिटर्न। तो अगर आप बिलेटेड रिटर्न जमा करोगे ना तो फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करने लॉस नहीं देंगे, अब वो अगले साल एडजस्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपने बिलेटेड रिटर्न जमा किया है, मतलब ड्यू डेट के बाद जमा किया है, तो भी लॉस ड्यूरिंग द ईयर एडजस्ट हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर वाला लॉस एडजस्ट हो जाएगा। सेट ऑफ के लिए मैं नहीं कह रहा कि टाइम पे जमा होना रिटर्न जरूरी है, कैरी फॉरवर्ड के लिए जरूरी है, ओनली फॉर कैरी फॉरवर्ड। तो मैं बल्कि कहिए तो हाईलाइट कर देता हूं। रिटर्न जमा करने की ड्यू डेट क्या है? आपको भी पता है 31 जुलाई होती है, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके बाद वाला 31 जुलाई, और ऑडिटेड फाइल के लिए 31 अक्टूबर। ठीक है, तो 31 जुलाई तक ड्यू डेट है। अगर हम 31 जुलाई के बाद रिटर्न जमा करेंगे ना तो वो कहलाएगी बिलेटेड रिटर्न। अब कब तक कर सकते हैं उसकी भी एक टाइम लिमिट है, अभी मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, अब अभी ऐसे समझिए कि ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल होती है तो वो कहलाती है बिलेटेड रिटर्न। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न जमा की है तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्या ड्यूरिंग द ईयर वाला लॉस सेट ऑफ एट ऑफ हो जाएगा? हाँ, सेट ऑफ हो जाएगा अगर आपकी लेट रिटर्न है तो भी, लेकिन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस नहीं हो पाएगा। 7वीं बात,
मैंने पहले और दूसरे पॉइंट पे ही, ये 7वां पॉइंट है बेस्ड इन दोनों पॉइंट पे ही, मैंने कहा सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड यस, दूसरे हेड से भी यस, लेकिन अगर कभी मैंने ऐसा कह दिया आपको कि इसको तो सेम हेड से भी एडजस्ट होने नहीं देंगे, तो क्या आप इसका मतलब ये होगा दूसरे हेड से एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, अगर हम सेम हेड से आपको एडजस्ट नहीं करने दे रहे हैं तो दूसरे हेड से कहां करने दे देंगे, सोचिए जरा। ठीक है, तो अगर इफ सेम हेड नॉट अलाउड फॉर सेट ऑफ, नॉट अलाउड फॉर सेट ऑफ, अगर कहीं ऐसा हुआ, कहीं कानून ऐसा बोल दिया कि सेम हेड भी सेट नहीं अलाउ करेंगे हम आपको, इफ सेम हेड नॉट अलाउड फॉर सेट ऑफ देन डिफरेंट हेड shall not be allowed. ये सेट ऑफ के लिए पूरी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं सर कैरी फॉरवर्ड के लिए भी बता दीजिए कि अगर सेम हेड से नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब दूसरे हेड से भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे शर्म करो जरा, शर्म करो, कैरी फॉरवर्ड होके दूसरे हेड से तो होता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, कैरी फॉरवर्ड तो दूसरे हेड से एडजस्ट होता ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड वाला, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस सेम हेड वाला करंट ईयर के लिए ये याद रख लीजिए कि अगर सेट ऑफ का मतलब ही है सेम ईयर में एडजस्टमेंट हो रही है, अगर आपको अपना ही हेड नहीं मिल रहा है तो दूसरे हेड से एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये आप सीधे समझ लीजिएगा। अगर कहीं भी मैंने ये कह दिया कि एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ इज नॉट अलाउड फ्रॉम द सेम हेड, मतलब एक ही हेड की 2 इनकम थी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मैंने कहा कि नहीं ये एडजस्ट नहीं हो सकती है, तो आप समझ जाइएगा दूसरे हेड से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जब सेम हेड से नहीं हो पाएगी तो दूसरे हेड से एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज जो है वो 3 सेक्शन से पूरा गवर्न होता है। सेक्शन 70, 71, 72, 70, 71, 72। ठीक है, ये जो बात है ये सेक्शन 70 में लिखी हुई है, पहली बात। दूसरी बात सेक्शन 71 में, और ये तीसरी बात सेक्शन 72 में। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड की ही अब सारी बात, बाकी जितनी भी बात है देखिए ये तो एडजस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये जितनी बात है ये सारी की सारी सेक्शन 72 में है। ये सेट ऑफ वाला ये 70, 71 का है, ये 70, 71 है लास्ट वाला पॉइंट। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए सेट ऑफ वाली जो बात है वो सेक्शन 70, 71 में है, और कैरी फॉरवर्ड वाली बात सेक्शन 72 में है। क्या याद हो सकता है? हाँ, बहुत सिंपल सी बात है, 70, 71 में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है सेक्शन 72 में। अब 70, 71 में भी कौन सी सेट ऑफ की बात कहाँ है? सेम हेड वाली जो भी बातें होंगी वो सेक्शन 70 में है, और दूसरे हेड से एडजस्ट होने वाली बातें जो है वो सेक्शन 71 में है। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर अंडर सेम हेड, ये वाला सेक्शन 72 है, ऐसे समझ लीजिए। बाकी जितनी भी कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड बातें हैं सब सेक्शन 72 की है। तो आइए अब हम इसको शुरू करेंगे। हमें लॉसेस सेट ऑफ करना, लॉसेस सेट ऑफ कैसे होगा वो पूरा समझना है। पहले तो 5 हेड ऑफ इनकम होती है, आप बताइए लॉसेस किस में हो सकता है। पहला हेड सैलरी, क्या सैलरी में घाटा हो सकता है? सैलरी में घाटा हो सकता है, मतलब मैंने अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह देने की बजाय 1 महीना वो काम किया, बोला तनख्वाह दो वापस करो उनको, ऐसा हो सकता है? नहीं, एक एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलेगी, काम करेगा तो उसका घाटा हो सकता है, क्या घाटा नहीं हो सकता? मतलब सैलरी माइनस में नहीं हो सकती है। ये नहीं कि 1 महीना काम किया, हमने कहा लाओ 4,000 रुपया दो, 1 महीना काम किया तुम हमारे यहां, दो 4,000 रुपया। अब ये तो नहीं हो सकता, उसको देंगे, यही होगा ना। अरे अंडा हो सकता है, नहीं दिया पैसा, ये हो सकता है, यही ना हो सकता है। लेकिन ले लेंगे काम करा के 1 महीना पैसा, ये नहीं ना होगा। तो सैलरी में घाटा नहीं हो सकता, याद रहेगा आपको ये बात, सैलरी में लॉस हो ही नहीं सकता। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी में घाटा हो सकता है, हाँ ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में तो घाटा वैसे भी होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लेस करने को मिलता है, एनएवी नील होता है। रेंट लेट आउट प्रॉपर्टी में भी घाटा हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। घाटा क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा ज्यादा था जितना किराया आया है, उससे हो सकता है। फिर हाउस प्रॉपर्टी के बाद पीजीबी, बिजनेस में घाटा हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर कैपिटल गेन, इसमें भी घाटा हो सकता है, हाँ भाई
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते हैं हम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटाते हैं, माइनस में जा सकता है। इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी घाटा हो सकता है। मैंने उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाया, इंप्रूवमेंट घटाया, सेल कम में की थी मैंने, ठीक है, तो वहां भी घाटा हो सकता है। अदर सोर्सेज में घाटा हो सकता है, अदर सोर्सेज में घाटा हो सकता है। तकदीर वाली इनकम में तो नॉट एप्लीकेबल केस है ये, क्योंकि तकदीर वाली इनकम में तो घाटा का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तकदीर वाली इनकम में तो सरकार बड़ा बढ़िया कानून बनाई है, जो विनिंग है वो इनकम है। अब हम 1 लाख रुपए की लॉटरी खरीद ले, ठीक है, लेकिन एक बार भी मेरी लॉटरी अगर 500 रुपए की खुल गई तो 500 रुपए मेरी इनकम है, तो उसमें तो घाटे वाला प्रश्न ही नहीं है। एक्चुअल में होता है, लेकिन इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विनिंग इनकम है। लेकिन बाकी अदर सोर्सेज में घाटा हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि आप तो बिजनेस भी अपना अदर सोर्सेज दिखा सकते हो, ठीक है, अगर आपका साइड बिजनेस है तो अदर सोर्सेज दिखा सकते हो, तो घाटा हो सकता है उसमें। दूसरी बात, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम में भी तो घाटा हो सकता है। मान लीजिए मुझे डिबेंचर पे इंटरेस्ट आया, मैंने उस डिबेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया था, मैंने खुद ब्याज ज्यादा दिया है और इस बार ब्याज कम आया है, हो सकता है। तो देखिए घाटा पॉसिबल है अदर सोर्सेज में भी। तो सिर्फ सैलरी एक ऐसा हेड है जिसमें घाटा पॉसिबल नहीं है। तो पता है अब ये कानून शुरू कहां से होगा? हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस से शुरू होगा, ठीक है। आइए देखिए किस तरीके से कॉलम्स हैं। पहले तो सेट ऑफ इन द ईयर ऑफ लॉस, ठीक है, अंडर सेम हेड, अंडर अदर हेड। तो पहले आपको बताएंगे सेट ऑफ अंडर सेम हेड होगा कि नहीं, अदर हेड में होगा कि नहीं। फिर बताएंगे कैरी फॉरवर्ड सेम हेड में होगा कि नहीं, अदर हेड में होगा कि नहीं। तो अदर हेड में तो नहीं होता है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, तो वहां आप देखेंगे हमेशा नो लिखा रहेगा। टाइम लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, टाइम लिमिट कितना है ये बताएंगे। रिटर्न समय पे जमा होना जरूरी है कि नहीं, इस बात को बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेम हेड से एडजस्ट हो जाएगा, आंसर इज यस। दूसरे हेड से एडजस्ट हो जाएगा, आंसर इज यस, लेकिन कहता है अप टू 2 लाख ओनली बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ और सिर्फ कितना एडजस्ट होता है? सेम हेड से तो पूरा, लेकिन दूसरे हेड से सिर्फ 2 लाख ही एडजस्ट होता है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड होगा तो अंडर सेम हेड यस, अंडर अदर हेड देखिए कैरी फॉरवर्ड होके अंडर अदर हेड तो एडजस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड कितना है? 8 साल। रिटर्न समय पे जमा करना जरूरी होता है, मैंने पढ़ा था, यहां कहता है नहीं जरूरी है। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में क्या यूनिक बात है, क्या अलग बात है? सबसे पहली बात, दूसरे हेड से एक लिमिट लगा दिया है, ये एक अलग बात है। सिर्फ 2 लाख ही एडजस्ट होता है दूसरे हेड से, क्योंकि हमने नॉर्मल लॉ पढ़ा, सेम हेड यस, अदर हेड यस। अदर हेड यस तो है, लेकिन 2 लाख की लिमिट है, इसलिए याद रखना पड़ेगा। और हाउस प्रॉपर्टी में और क्या यूनिक बात थी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए, कि रिटर्न समय पे जमा करना जरूरी नहीं है, बाकी भी जरूरी होता है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए रिटर्न भी समय पे जरूरी नहीं है रिटर्न का फाइल होना, यानी अगर रिटर्न आपकी बिलेटेड फाइल हुई थी तो भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है। अब आपको समझ में आया कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं इसको। हमने नॉर्मल लॉ पढ़ लिया है तो मेरे दिमाग में फिट हो गया, अंडर सेम हेड यस, अदर हेड यस, कैरी फॉरवर्ड सेम हेड यस, कैरी फॉरवर्ड अदर हेड नो, टाइम लिमिट 8 साल एंड रिटर्न फाइल करना यस। लेकिन यहां पे क्या अलग था? सेट ऑफ अदर हेड से 2 लाख की लिमिट और रिटर्न समय पे जमा होना जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकली करके देखना चाहेंगे आप कि आप समझ पाए कि नहीं? आइए देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एचपी लॉस की, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 बताइए, हाउस प्रॉपर्टी 1 है आपके पास, इसमें -4 लाख रुपए है। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी 2 है, इसमें 3 लाख रुपया का पॉजिटिव इनकम है। जल्दी बताइए क्या होगा फाइनल आंसर इसका, सॉल्यूशन कीजिए। तो होगा क्या कि आपके पास HP2 जो है 3 लाख रुपया, इसमें से हम HP1 का लॉस एडजस्ट कर देंगे 3 लाख रुपया, ठीक है, और ये इनकम मेरी हो जाएगी नील, और 1 लाख रुपए का HP लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। HP लॉस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख। ये समझ में आया सबको? ठीक है। आप कहेंगे सर 2 लाख की लिमिट होती है, बेटा 2 लाख की लिमिट कहां होती है? अदर हेड से एडजस्ट करने की। हाउस प्रॉपर्टीज हेड से ही तो एडजस्ट कर रहे हैं ना, सेम हेड से एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए लिमिट नहीं लगी। आइए और एग्जांपल करेंगे।
एग्जाम्पल 2, हाउस प्रॉपर्टी -4 लाख, पीजीबीपी 3 लाख। अब बताइए क्या होगा। पीजीबीपी 3 लाख रुपया है, इसमें से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम एडजस्ट करेंगे। कितना कर पाएंगे? दूसरे हेड से सिर्फ 2 लाख ही एडजस्ट होता है। 3 लाख का 3 लाख की इनकम है, तब भी 3 लाख एडजस्ट नहीं कर पाएंगे आप, 2 ही लाख एडजस्ट कर पाएंगे। दूसरे हेड से 2 ही लाख एडजस्ट होता है, तो इनकम आ जाएगी 1 लाख रुपया, ठीक है। और एचपी लॉस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 2 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड भी होगा। 2 लाख एडजस्ट हो पाया तो 2 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, आइए और बताते हैं आपको एक एग्जांपल। HP1, HP2 और पीजीबीपी इस बार सब कर देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 1 3 लाख रुपया है पॉजिटिव, हाउस प्रॉपर्टी 2 -7 लाख है, पीजीबीपी 5 लाख रुपया है। अब ये किस तरीके से इनकम कंप्यूट होगी बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे HP1 3 लाख रुपया, इसमें से एडजस्ट करेंगे HP2 का लॉस कितना? 3 लाख रुपया। 3 लाख में से 3 ही लाख एडजस्ट हो पाएगा, तो ये इनकम हो जाएगी नील, ठीक है। फिर उसके बाद पीजीबीपी लेंगे 5 लाख रुपया। कितना बचा है अभी एडजस्ट करने को? 7 लाख रुपए का घाटा था, 3 लाख एडजस्ट हो गया, अभी 4 लाख बाकी है एडजस्ट होने को। तो 4 लाख एडजस्ट कर दें यहाँ से, जल्दी बताइए। 4 लाख एडजस्ट कर देना बच्चों। नहीं, 2 लाख से ज़्यादा दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 ही लाख एडजस्ट होगा। इनकम आ जाएगी जीटीआई 3 लाख रुपया, ठीक है। और लॉस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा एचपी का? एचपी लॉस कैरी फॉरवर्ड कितना एडजस्ट किए हैं हम? 3 यहाँ किए, 2 यहाँ किए, 5 किए, 7 लाख का घाटा था, 2 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड होगा। अब समझ में आ रहा है सबको? आइए आगे बात करते हैं। पीजीबीपी। अब पीजीबीपी में अलग अलग प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस आपका, ठीक है। स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन पता है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग, आज ही खरीद के आज बेचते हैं तो उसको स्पेकुलेशन प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। आज खरीद के आज ही बेचेंगे तो वो स्पेकुलेशन इनकम होती है शेयर्स के केस में। तो पहले नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं। कहता है यस, एडजस्ट कहां से हो सकता है? यस, बोथ फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है भाई। स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन दोनों ही पीजीबीपी हेड की इनकम है, राइट। हम पीजीबीपी हेड के अंदर ही तो स्पेकुलेशन आता है। पूरा हेड क्या है? पीजीबीपी। पूरा हेड क्या है? पीजीबीपी। कह रहा है अगर नॉर्मल बिजनेस का घाटा है तो एडजस्ट हो जाएगा, कहीं से भी, पूरे पीजीबीपी से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस से भी एडजस्ट हो जाएगा और अगर स्पेकुलेशन में प्रॉफिट है तो वहां से भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे हेड से यहां पे हाईलाइटेड पॉइंट है, यस बट एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी से एडजस्ट करने नहीं देंगे हम पीजीबीपी का घाटा। अब ये क्या बात आ गई भाई? एडजस्ट करने तो दिया जाता है दूसरे हेड से, यहां क्यों नहीं करने दे रहा है दूसरे हेड्स में? मतलब दूसरे हेड से करने दे रहा है लेकिन सैलरी से नहीं करने दे रहा है पीजीबीपी का घाटा, ये क्यों? एक्चुअली एक बहुत बड़ी मार्केट में टैक्स प्लानिंग चल रही थी और गवर्नमेंट ने उस टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए ये लॉ बनाया। क्योंकि पहले पता है ये पूरा दूसरा हेड अलाउ होता था, कोई टेंशन नहीं थी, सारे हेड अलाउ होते थे। ये सैलरी को क्यों रोका गया? सैलरी से एडजस्ट करने नहीं देंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो करोड़ों रुपए की तनख्वाह पा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, वहां से जो उन्हें तनख्वाह आ रही है वो करोड़ों रुपए की आ रही है। और ये डॉक्टर्स क्या करते हैं? अपने घर में एक क्लिनिक दिखाते हैं कि हमने चालू की है, यानी एक बोर्ड वोर्ड लगाते हैं, ठीक है अपना, और थोड़ी सी जगह क्रिएट कर देते हैं, अपना टेबल कुर्सी लगा देते हैं, राइट, और कुछ सामान मान रख देते हैं, जैसे लगे कि हाँ एक क्लिनिक खोली गई है।
एक्चुअल में ये डॉक्टर करोड़ों रुपए की तनख्वाह खुद ही पा रहे हैं, ये काम नहीं करते घर में, मतलब अपनी क्लिनिक में कुछ ऑपरेट नहीं करते, ये सिर्फ दिखाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लिनिक खोली गई है, राइट। और उस क्लिनिक में अजूल फजूल के खर्चे वो लोग चार्ज करके खूब सारा घाटा दिखा देते हैं। अब आपको ही पता है कि बिजनेस में खर्चा दिखाना बिजनेसमैन के खुद के कंट्रोल में होता है, राइट। वो जो मर्जी वो खर्चा दिखाते हैं कि हम इसको सैलरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। बल्कि अपने मोहल्ले के 2-4 लोगों को तनख्वाह बांट भी देते हैं, उनसे पैसा ले लेते होंगे नगद में, ठीक है। बैंक से दिखाना होता होगा, बहुत सारे खर्चे कैश में चार्ज कर देते होंगे। इस तरीके से जो स्टाफ वगैरह उनके घर की साफ सफाई के लिए होंगे, दिखाते होंगे नहीं भाई ये भी क्या कर रहे हैं, हमारी क्लिनिक वाली साफ सफाई कर रहे हैं, इनको हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो बड़े बड़े घाटे दिखाते थे उसमें। और जो अपनी करोड़ों रुपए की तनख्वाह थी वो क्या करते थे, बिजनेस का घाटा उसमें से एडजस्ट कर देते थे और उस सैलरी पे फिर टैक्स नहीं पे करते थे। तो सरकार ने देखा अच्छा तो मार्केट में सब जो तनख्वाह पा रहे हैं बड़ी बड़ी, वो क्या कर रहे हैं, पूरा बिजनेस का घाटा एडजस्ट मार दे रहे हैं उसमें से, और वो इनकम को कर दे रहे हैं नील या बहुत कम कर दे रहे हैं, छोटा मोटा टैक्स पे कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा तो कहा कि भाई बिजनेस का घाटा होगा तो हम एडजस्ट करने देंगे दूसरे हेड से, लेकिन तनख्वाह से नहीं देंगे, सैलरी से नहीं देंगे, राइट। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये सब आपको याद करना पड़ रहा है? नहीं, मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में फिट हो गई बात, आपको पूरी कहानी पता है, कानून नहीं पता है, आपको लॉजिक भी पता है, तो ये बात एकदम सेट हो जाती है। अब एग्जाम में भी देखते हैं आपको याद हो जाता है, अरे यार बिजनेस का घाटा है, एडजस्ट थोड़ी ना होने देगा सैलरी से। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सेम हेड से हो जाएगा, कहता है यस, तो भाई सही बात है, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। दूसरे हेड से होगा क्या? नहीं होता है, 8 साल कैरी फॉरवर्ड, रिटर्न समय पे जमा करना होगा। तो बस जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो यही है कि भाई दूसरे हेड में सैलरी नहीं मिलेगा एडजस्ट करने। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन में कह रहा है कि यस ओनली फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, पूरा सेम हेड नहीं मिल रहा है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, अब मैं जैसे आपको बोल रहा हूं वैसे अपने दिमाग में पिक्चर को बैठाइए, ठीक है। जैसे बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे आप बैठाएंगे अपने दिमाग में। ये क्या है बताइए, बिना समझे मुझसे, क्या है ये 5 घर है, ठीक है। ये जो पांचों हेड होते हैं ना, ये 5 घर होते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईयूएस। आप ये सब सैलरी वाला घर क्यों बनाए? अरे बेटा सैलरी का घाटा नहीं होता, लेकिन दूसरे घाटों को तो एडजस्ट करता है ना। तो आइए इसकी भी बात तो करेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में सैलरी की बात ही नहीं होगी ऐसा थोड़ी ना है, सैलरी का घाटा नहीं होगा इसलिए इसको एडजस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें से तो एडजस्टमेंट होता है ना, ठीक है। अब पीजीबीपी के अंदर 2 कमरे हैं, ऐसे समझिए, ये बात हो रही है। ये कमरा कौन सा है? नॉर्मल बिजनेस का। ये कमरा कौन सा है? स्पेकुलेशन का। समझ में आया इतना? नॉर्मल और स्पेकुलेशन। नॉर्मल बिजनेस का घाटा है तो वो पूरे पीजीबीपी से एडजस्ट होगा, यानी नॉर्मल बिजनेस में अगर इसमें घाटा है ना तो कोई बात नहीं, वो स्पेकुलेशन से जाके एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेकुलेशन में घाटा है तो कह रहा है बस स्पेकुलेशन से ही एडजस्ट होगा। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने ड्यूरिंग द ईयर रिलायंस कंपनी के शेयर की थी और एसीसी कंपनी के शेयर की थी, तो एक में घाटा एक में फायदा, आपस में एडजस्ट हो जाएगा। मेरी दूसरी दुकान चलती है कपड़ों की, उसमें से एडजस्ट हो जाएगा? नहीं। लेकिन कपड़ों की दुकान में घाटा हुआ है और हमको इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर की उसमें फायदा हुआ है, क्या एडजस्ट कर लेंगे? हाँ। अब आप अपने दिमाग में कैसे बैठाएंगे? ये सब बड़ा एग्जाम में नहीं याद रहता, ये यहां से हो जाएगा यहां से नहीं होगा, सब क्या नाटक है भाई। देखो ध्यान से, ये लॉस यहां जाएगा उठ के, तो कह रहा है कि ठीक है स्वागत है तुम्हारा, स्पेकुलेशन बड़े दिल वाला। इतना याद कर सकते हो, स्पेकुलेशन बड़े दिल वाला। अगर इसके पास कोई जाता है तो ये खुली बाहों से स्वागत करता है, कहता है आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारे घाटे को संभालूंगा अपने अंदर। लेकिन अगर यही स्पेकुलेशन जाएगा यहां पे एडजस्ट होने के लिए तो नॉर्मल वाला कहेगा नहीं, ये देखो मना कर दे रहा है। नॉर्मल वाला छोटे दिल वाला है, उसका बड़ा दिल नहीं है। स्पेकुलेशन उसके पास जाता है, कहता है दरवाजा बंद है मेरा, अपने कमरे में नहीं आने देता है।
अब हम दूसरी बात कैसे याद रखेंगे, जिसको अपने घर में ही घूमने की इजाजत ना हो। नॉर्मल वाला अपने घर में पूरा घूमता है, स्पेकुलेशन के कमरे में भी घुस जाता है। स्पेकुलेशन वो है जो अपने घर में भी पूरा नहीं घूम सकता, बस अपने कमरे में रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे तैयार कीजिए, ठीक है। स्पेकुलेशन अपने कमरे में रहता है, अपने घर में भी नहीं घूमता, तो क्या दूसरे घर में जा पाएगा? आंसर इज नो। जिसको अपने घर में ही इज्जत नहीं मिल रही है वो दूसरे घर में कहां जाएगा? कौन इसका स्वागत करेगा? अपने घर में इसको नहीं रखा जाता, दूसरे कमरे में नहीं जा सकता है ये। तो यही बात तो यहां लिखी है, मैंने कहा कुछ अलग बोला। क्या दूसरे हेड से होगा? आंसर इज नो। और ये मैंने नॉर्मल लॉ बताया था आपको, याद आ रहा है? आइए दिखाएं। मैंने कहा था इफ सेम हेड नॉट अलाउड फॉर सेट ऑफ देन डिफरेंट हेड शैल नॉट बी अलाउड फॉर सेट ऑफ। और इसको हिंदी में बोला जाए, जो अपने घर में दूसरे कमरे में नहीं जा सकता वो दूसरे घर में क्या जाएगा? याद रहेगा ये बात? जो अपने घर में दूसरे कमरे में नहीं जा सकता वो दूसरे घर में क्या जाएगा? नहीं अलाउड है, ठीक है। एग्जाम्पल बना के दिखाएं आपको, एग्जाम्पल बना के दिखाएं। ऐसे समझिए, गारमेंट शॉप से मेरी इनकम कितनी है और स्पेकुलेशन से मेरी इनकम कितनी है, ठीक है। गारमेंट शॉप की इनकम है मेरी 5 लाख रुपया, स्पेकुलेशन की है -3 लाख रुपया, ठीक है। क्या होगा फाइनल ग्रॉस टोटल इनकम मेरी? गारमेंट शॉप की जो इनकम है 5 लाख रुपया, यही आपकी बनेगी जीटीआई, यही आपकी जीटीआई बन जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। और जो स्पेकुलेशन का घाटा है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा 3 लाख रुपया। समझ में आई बात? स्पेकुलेशन बेचारा गया गारमेंट के पास, कह रहा है एडजस्ट कर लो हमको, तो कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा एडजस्ट। आप ऐसे याद रखेंगे, स्पेकुलेशन ना बदनसीब है लेकिन बड़े दिल वाला है। बदनसीब है, इसको सब एडजस्टमेंट नहीं देते हैं, लेकिन यही अगर कोई स्पेकुलेशन के पास चला जाए तुरंत बुला लेता है, कहता है आओ यार आओ अंदर आओ। स्पेकुलेशन अच्छा है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यही बगल में एकदम इसके, कि अगर यही हम उल्टा कर दें, गारमेंट शॉप में बोले कि आपकी -3 लाख रुपए इनकम है और स्पेकुलेशन में 5 लाख रुपए है, तो बड़ा सुंदर सा आंसर आएगा इसका, स्पेकुलेशन से एडजस्ट हो जाएगा। स्पेकुलेशन 5 लाख, इसमें से गारमेंट शॉप वाला, ये नॉर्मल बिजनेस है गारमेंट शॉप, 3 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा घाटा। जीटीआई कितनी हो जाएगी पता है? 2 लाख रुपया। आ रहा है समझ में? कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं, पूरा पूरा एडजस्ट हो गया। यही बात यहां बताई जा रही है। अच्छा, अब स्पेकुलेशन 1 और 2 भी आपको समझा दें। मान लीजिए 2 स्पेकुलेशन का है एग्जाम्पल लीजिए। स्पेकुलेशन में रिलायंस में आपने इंट्राडे किया था और एसीसी में भी इंट्राडे किया था, ठीक है। और आपके पास गारमेंट शॉप की इनकम है और एक मेडिकल शॉप की भी इनकम है। रिलायंस इंट्राडे 3 लाख पॉजिटिव, एसीसी इंट्राडे 2 लाख निगेटिव, गारमेंट शॉप 5 लाख और ये 7 लाख। बताइए क्या होगा? देखिए अब हम लिख लिख के दोबारा से सॉल्यूशन पूरा नहीं करने वाले हैं, अब हम एरो बना के सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ये यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, आंसर इज यस। 2 लाख रुपए यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो कितना बचा है? 1 लाख रुपए यहाँ बचा, ठीक है। अब ये 7 लाख का घाटा है, तो 7 लाख में से 5 लाख यहाँ से एडजस्ट करो और 1 लाख यहाँ से भी एडजस्ट हो जाएगा। नॉर्मल का स्पेकुलेशन से एडजस्ट हो जाता है,
तो कुल मिला के क्या हुआ, 5 लाख में से ये एडजस्ट हो गया और 1 लाख यहाँ से एडजस्ट हुआ, 6 लाख जीटीआई नील हो गई, जीटीआई नील हो जाएगा, जीटीआई कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। और बिजनेस लॉस 1 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ में आया ना सबको। एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए रिलायंस इंट्राडे का 3 लाख निगेटिव था और ये 2 लाख था, ये 7 लाख था, ये -5 लाख था। तो अब ये -5 लाख क्या होगा, ये -5 लाख यहाँ से एडजस्ट होगा, 2 लाख यहाँ बचेगा और ये 3 लाख में से सिर्फ 2 ही लाख यहाँ से एडजस्ट हो पाएगा, -1 लाख ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी जीटीआई आएगी 2 लाख रुपया और 1 लाख स्पेकुलेशन लॉस, 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस यहाँ से गारमेंट वाले से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, स्पेकुलेशन लॉस गारमेंट वाले से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट हो गया यहाँ पे कि इट कैन बी एडजस्टेड ओनली फ्रॉम स्पेकुलेशन, पूरा हेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब नो को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो अलग है, नहीं, ये अलग बात नहीं है, कुछ डिफरेंट बात नहीं है, क्योंकि आपने नॉर्मल लॉ में ये पढ़ा हुआ है। जब मैंने आपको जनरल पॉइंट्स लिखवाए थे तो लिखवा दिया था कि अगर अपना घर नहीं मिलेगा तो दूसरे का घर नहीं मिलेगा, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अपना घर नहीं मिल रहा है ना, तो अब ये बात को हाईलाइट मत कीजिए दूसरा घर नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक डिफरेंट पॉइंट नहीं है अब। अच्छा, करंट ईयर में अगर सेम हेड से अलाउ नहीं हुआ, करंट ईयर में अगर हमने करंट ईयर में ही आपको सिर्फ अपना कमरा दिया, पूरा घर नहीं दिया, तो क्या अगले साल पूरा घर दे देंगे क्या? नहीं, आगे तो कैरी फॉरवर्ड होकर और रिस्ट्रिक्शन लगती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कहता है यस ओनली फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, सेम चीज होगा। करंट ईयर में स्पेकुलेशन से भी स्पेकुलेशन से एडजस्ट हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होके भी स्पेकुलेशन से एडजस्ट होगा। ऐसा तो ही ना कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल फ्रीडम आ जाएगी अब, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। Now next point is worth highlighting, 4 years, कैरी फॉरवर्ड करने का समय सिर्फ 4 साल है। बताइए कितनी ज़्यादा बदसलूकी हो रही है स्पेकुलेशन के साथ। एक तो ये कहीं और जाके एडजस्ट नहीं हो सकता, अपने पीजीवीपी हेड तक में पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और दूसरा कैरी फॉरवर्ड करने दे रहे हैं तो 4 ही साल कैरी फॉरवर्ड करने दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद आ रहा है आपको कुछ? मैं आपको बताता था ये तीनों भाई भाई हैं और आप प्रॉफिट निकालते थे बिफोर अलाउइंग दीज 3 आइटम्स, राइट। और फिर ये तीनों आइटम उतना ही घटते थे जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता था बिफोर दीज 3 आइटम्स, और बाकी वो अनएब्सॉर्ब कहलाता था। लेकिन बाकी फिर ये एडजस्ट हो जाता था किसी भी हेड से एक्सेप्ट सैलरी, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड होगा फिर एडजस्ट हो जाएगा किसी भी हेड से एक्सेप्ट सैलरी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि एक अलग बात है कि ये कैरी फॉरवर्ड होके भी एडजस्ट हो जा रहा है, जबकि कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होके एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि ये लॉस है ही नहीं। और सच पूछिए तो ये सेक्शन 70, 71, 72 से गवर्न नहीं होता। तो आप कहेंगे सर ये यहां कैसे? अरे ये बेटा मैंने इंसर्ट कर दिया, ये मैंने इंसर्ट किया है, ठीक है। नॉट गवर्न, नॉट कवर्ड बाई सेक्शन 70, 71, 72। एक्चुअली ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का है ही नहीं। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट उस सेक्शन में बताया गया है जिसमें डेप्रिसिएशन बताया गया है। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में बताया गया है, वहीं बताया गया है कि डेप्रिसिएशन अगर अनएब्सॉर्ब रह गया तो क्या करना है उसका। यहां नहीं बताया गया, यहां लॉसेस की बात हो रही है, ये लॉसेस नहीं है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च कहां बताया गया? सेक्शन 35 में बताया गया। मतलब जिस सेक्शन में उस पर्टिकुलर प्रोविजन की बात हुई है वहीं पे इसका अनएब्सॉर्ब का ट्रीटमेंट भी बताया गया। लेकिन पता है मैंने ये यहां क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे बहुत बड़ी आदत है चीजों को कोरिलेट करने की, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही पढ़ाता हूं। अगर आपने सेट ऑफ जैसी कोई भी बात कहीं और भी पढ़ रखी है ना, तो मैं उसको कंबाइन करके यहां लाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाए और एक बार फिर से आपका दिमाग फ्रेश हो जाए। क्योंकि यहां 70, 71, 72 में हम जनरल लॉ को पढ़ के एकदम भर लिए अपने दिमाग में, आगे कैरी फॉरवर्ड होके दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होता। तो कहीं गलती से एग्जाम में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी आपने वही ट्रीटमेंट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए मुझे यहां पे कोरिलेशन के लिए ये बात जरूरी थी बताना। ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में ये कवर नहीं होता है, ये इस चैप्टर का पॉइंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर इंसर्ट किया है जस्ट टू गिव यू अ डिफरेंस कि ये लॉस नहीं है। सेक्शन 72 वाली बात यहां पे लागू नहीं होती है और ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसे बिजनेस का घाटा एडजस्ट होता है एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी, तो ये भी ऐसे ही एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी कहीं से भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होके भी एडजस्ट होगा फ्रॉम अदर हेड, यही खास बात है। ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड इसमें मिलता है, बाकी सब में तो 8 साल मिल रहा था। ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड मिलता है और रिटर्न भी समय पे जमा करना जरूरी नहीं है। यही रहा बिजनेस का घाटा, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको समय कितना देंगे हम? बिजनेस का घाटा है तो हम 8 ही साल देंगे, लेकिन अगर एनुअल डिप्रिशिएशन है तो आपको एडजस्ट करने के लिए कितना समय दे देंगे हम? आपको इनडेफिनिट पीरियड दे देंगे। ठीक है, आइए समझाते हैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए। ईयर 1, ईयर 2, सैलरी 5 लाख, यहां भी है सैलरी 5 लाख, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन, फिर हम बताएंगे आपको डिप्रिशिएशन, और फिर बताएंगे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। चलिए, चलिए देखिए, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन 3 लाख रुपए, डिप्रिशिएशन 3.5 लाख रुपए है, तो 3.5 लाख में तो घट नहीं पाएगा, 3 ही लाख घट पाएगा। तो हम इसका आंसर कैसे आएगा, सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन था, ईयर 1 के लिए कर रहे हैं। सैलरी हो जाएगी 5 लाख रुपया, पीजीबीपी तो देखिए नील हो जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये का अनएब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन है, एचपी 30,000 रुपया है, इसमें से 30,000 रुपया हम अनएब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन घटा देंगे, अनएब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन, ये भी हो जाएगा नील। कितना डिप्रिशिएशन बच गया, कितना डिप्रिशिएशन बच गया, जल्दी बताइए। 50,000 रुपया अनएब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन था, 3.5 था ना, तो 3 तो घट गया प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन से, पीजीबीपी नील कर दिया। 50,000 और बचा, जिसमें से 30,000 एचपी से घटा दिए, बचा 20,000 रुपया। 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले साल जाएगा। अगले साल की सैलरी की इनकम है 5 लाख रुपया। ठीक है, दूसरे हेड से अगले साल जाके एडजस्ट हो जाएगा, हो जाएगा। एचपी अगले साल का ही 1 लाख है ना, यहाँ से 20,000 एडजस्ट हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन, कैरी फॉरवर्ड डिप्रिशिएशन है। 80,000, यही समझाना था आपको, 5,80,000। समझ में आया? बस सैलरी से एडजस्ट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए सैलरी कांस्टेंट चल रही है, सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अगर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन पहले से ही निगेटिव होता, तो पहले से ही निगेटिव होता तो डिप्रिशिएशन घट ही नहीं पाता, तब तो डिप्रिशिएशन घट ही नहीं पाता। आइए एक एग्जांपल वो करते हैं। सैलरी 5 लाख, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन -2 लाख, डिप्रिशिएशन -1.5 लाख। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, सैलरी 5 लाख, एचपी 1 लाख। चलिए पहले साल बताइए। अब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन मतलब ये पीजीबीपी का घाटा हो गया सीधे, ये पीजीबीपी लॉस हो गया, अनअब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन 1.5 लाख हो गया। हम कहाँ से घटा सकते हैं? ये दोनों के दोनों घाटे एडजस्ट नहीं होते हैं सैलरी से,
एचपी से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एचपी से कौन सा एडजस्ट करें? पहले पीबीडी एडजस्ट करें कि डिप्रिसिएशन एडजस्ट करें? मतलब तीन ही है, या तो हम 1.5 लाख दोनों एडजस्ट कर दें, और नहीं तो पीबीडी अगर 2 लाख एडजस्ट करेंगे तो डिप्रिसिएशन 1 लाख एडजस्ट करेंगे। क्या करें? ध्यान दीजिएगा, हमेशा पीबीडी मतलब पीबीडी मतलब हो गया पीजीबीपी। अब डिप्रिसिएशन तो घट ही नहीं सकता इसमें से, यही पीजीबीपी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एडजस्ट करेंगे पीबीडी को, दैट इज पीजीबीपी के घाटे को, बिजनेस के घाटे को, लॉस को पहले एडजस्ट कीजिए, क्योंकि लॉस कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल से बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। अगले साल बिजनेस का प्रॉफिट है ही नहीं, वो तो सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होता है ना। लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन के साथ खास ये कि ये कहीं से भी एडजस्ट होगा सैलरी के अलावा। तो अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन अगर बच गया ना तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, कहीं से भी एडजस्ट हो जाएगा। बिजनेस का लॉस अगर बच गया तो टेंशन है, पता नहीं एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं अगले साल। इसलिए देखिए कैसे करेंगे, सैलरी 5 लाख रुपया लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम एचपी सैलरी 5 लाख, ईयर 1 के लिए अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सैलरी 5 लाख, एचपी 3 लाख, 3 लाख में से पहले माइनस करेंगे पीजीबीपी लॉस 2 लाख, और फिर माइनस करेंगे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 1 लाख, नील हो जाएगा, जीटीआई हो जाएगी 5 लाख रुपया। अब ईयर 2 की बात करते हैं, लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड 50,000। ईयर 2 में अब सैलरी की इनकम कितनी है, 5 लाख, और सैलरी के बाद एचपी की इनकम है 1 लाख, एचपी 1 लाख, और ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से, ये वाला एडजस्ट हो जाएगा, माइनस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड वाला 50,000, 5,50,000 जीटीआई, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाला, ये हम सीधे सीधे ना नेट इनकम दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सैलरी वैली जितनी है हर जगह नेट सैलरी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह हो चुका है। कोई ये मत आके कानून हमें बताने लग जाना भाई सर 50,000 आप घटाए नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो सबको ये बात एक बार में क्लियर कर दे कि मैं सीधे सीधे फाइनल इनकम बता रहा हूँ हर जगह जहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो घटना था वो घट चुका है। क्लियर है सबको? आइए नेक्स्ट देखिए, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, राइट। अभी और भी इनकम लॉसेस हैं जिनके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को हमें देखना है, बट आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो बाकी और जितने भी लॉसेस बच गए हैं उनका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देखेंगे। विल स्टॉप हियर।